पटना की गर्मी। और उससे भी ज्यादा परेशान करते हैं गर्मी में आने वाले बिजली के बिल। हाँ, हर महीने ऐसा लगता है जैसे मीटर नहीं, कोई टैक्सी का मीटर चल रहा हो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर पटना की यही चिलचिलाती धूप, जो हमारी परेशानी का सबब है, हमारी कमाई का जरिया बन जाए? ये अब सिर्फ एक ख्याली बात नहीं रही। देखिए, टेक्नोलॉजी और सही सरकारी योजनाओं के मेल ने इसे हर आम घर के लिए एक हकीकत बना दिया है। और इसी हकीकत की गहराई में उतरना आज हमारा मिशन है। हम मिलकर समझेंगे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना असल में है क्या, और पटना का कोई भी निवासी इसका फायदा कैसे उठा सकता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं कि अगले 25 सालों के लिए बिजली के बिल की टेंशन को जिंदगी से कैसे निकाला जा सकता है। शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है, पैसा। जैसे ही कोई सोलर पैनल की बात करता है, मन में आता है कि अरे ये तो बहुत महंगा सौदा है। हाँ, एक बार में इतना मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। सही। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है और अधूरी भी नहीं है। अगर हम इसे सिर्फ एक खर्च के तौर पे देखेंगे तो ये बेशक बड़ा लगेगा, लेकिन सारा खेल नजरिए का है। नजरिए का मतलब जैसे ही आप इसे एक खर्च की जगह एक निवेश के तौर पर देखते हैं, पूरा गणित ही बदल जाता है। बिल्कुल, हमारे स्रोत भी यही कह रहे हैं कि ये एक स्मार्ट निवेश है। यहाँ तक कि एक स्रोत में तो ये भी लिखा है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाती है। हाँ, ये एक बोनस है। चलिए इस निवेश के फायदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो जाहिर है बिजली का बिल। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। ये है लगभग शून्य बिजली बिल, अगर आपने अपनी खपत के हिसाब से सही क्षमता का सिस्टम लगवाया है। तो बिल 0 आ सकता है। सच में? बिल्कुल, आपका महीने का बिल सचमुच शून्य तक आ सकता है। आप अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। वाह! और दूसरा बड़ा आकर्षण है सरकारी मदद। आपने योजना का नाम लिया पीएम सूर्य घर योजना। इसमें असल में मदद मिलती कैसे है? ये कोई डिस्काउंट कूपन जैसा नहीं है, ये उससे कहीं बेहतर है। ये सीधी नकद सब्सिडी है। नकद सब्सिडी? जी, सरकार सोलर पैनल लगवाने की आपकी शुरुआती लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाती है, और ये पैसा इंस्टॉलेशन के बाद सीधे आपके बैंक खाते में आता है। कितना? मतलब एक अंदाजा? 3 किलोवाट के सिस्टम पर यह मदद 78,000 रुपए तक हो सकती है। अरे वाह! 78,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में? ये तो शुरुआती लागत को काफी कम कर देता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है तीसरा फायदा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि लागत 3 से 4 साल में वसूल हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर असली जादू है। सोच कर देखिए, आपने जो पैसा लगाया वो 3-4 साल में बिजली बिल की बचत से ही वापस आ गया। और उसके बाद? उसके बाद अगले 20-22 साल आपको बिजली लगभग मुफ्त मिल रही है। लेकिन 3 से 4 साल, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। क्या ये बेस्ट केस सिनारियो है? इसमें रखरखाव का खर्च शामिल है? ये बहुत वाजिब सवाल है। या मान लीजिए किसी साल मॉनसून लंबा खिंच गया और धूप कम निकली, तो क्या ये आरओआई 5-6 साल तक नहीं पहुंच सकता? देखिए, 3 से 4 साल का जो अनुमान है वो पटना के औसत धूप वाले दिनों के आधार पर ही निकाला गया है। ये माना जाता है कि 1 किलोवाट का सिस्टम साल में औसतन 1500 यूनिट बिजली बनाता है। अच्छा। तो इसमें तेज धूप वाले दिन भी हैं और बादल वाले भी। रही बात रख रखाव की, तो सोलर पैनल्स में कोई बड़ा खर्च नहीं होता, बस समय समय पर सफाई करनी होती है। तो हाँ, ये 3-4 साल का आंकड़ा काफी यथार्थवादी है। ठीक है। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी एफडी जैसा है जिस पर आपको 25% से भी ज्यादा का ब्याज मिल रहा है, और वो भी टैक्स फ्री। 25% टैक्स फ्री रिटर्न वाली एफडी। ये तुलना तो तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। ऐसा रिटर्न तो कोई बैंक नहीं देगा। कभी नहीं। और चौथा फायदा जिसके लोग अक्सर परवाह नहीं करते, वो है प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत। हाँ, ये एक बोनस है। आज के समय में जब लोग घर खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि रनिंग कॉस्ट कितनी है। सही बात है। जिस घर का बिजली बिल पहले से ही शून्य हो, उसकी मांग और कीमत दोनों ही बाजार में ज्यादा होती है। ये आपके घर के लिए एक स्थायी वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो ये साफ है कि ये एक फायदे का सौदा है। अब वापस उस चीज पर आते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, 78,000 रुपए तक की सरकारी मदद। इस सब्सिडी का गणित क्या है? सरकार ने इस योजना का स्ट्रक्चर बहुत सरल और पारदर्शी रखा है ताकि कोई भ्रम न रहे। बताइए। अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको पूरे 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है।
तो 1 किलोवाट पर 30,000। लेकिन ज्यादातर परिवार तो शायद 2 या 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते होंगे। हाँ बिल्कुल। वहां सब्सिडी का हिसाब कैसे बदलता है? क्या ये बस डबल हो जाता है या कोई अलग स्लैब है? बिल्कुल सही सवाल। 2 किलोवाट तक ये हिसाब सीधा है। पहले किलोवाट पर 30,000 और दूसरे किलोवाट पर भी 30,000। तो मतलब 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए। एकदम सही। 2 किलोवाट के सिस्टम पर आपको कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। और 3 किलोवाट पर? 3 किलोवाट पर हिसाब थोड़ा बदलता है। पहले 2 किलोवाट के 60,000 रुपए और तीसरे किलोवाट के लिए आपको 18,000 रुपए और मिलते हैं। अच्छा, तो 60,000 जमा 18,000 मतलब 78,000 रुपए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हो गए 78,000 रुपए और ये अधिकतम सीमा है। अधिकतम मतलब अगर कोई 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाए तब भी सब्सिडी 78,000 रुपए ही रहेगी। सरकार खास तौर पर छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर मदद कर रही है। समझ गई। और जैसा आपने पहले बताया, ये पैसा सीधे ग्राहक के खाते में आता है, किसी वेंडर या कंपनी के पास नहीं? जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इंस्टॉलेशन पूरा होने, उसकी जांच होने और नेट मीटर लगने के बाद ये रकम सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा होती। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। बिल्कुल। और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि स्रोतों के मुताबिक ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक वैध है। अच्छा, तो मतलब सोचने, योजना बनाने और इसका लाभ उठाने के लिए अभी काफी समय है। हाँ, पर्याप्त समय है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ये सब सुनकर मन बना लिया, फाइलें समझ आ गए, सब्सिडी का गणित भी साफ है। अब आते हैं व्यवहारिक बातों पर। हाँ, मतलब पहला कदम क्या होगा? वही, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर की छत के लिए कौन सा और कितने किलोवाट का सिस्टम सही है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब 2 बातों पे टिका है। पहली, आपकी बिजली की खपत कितनी है। ओके। और दूसरी, आपकी छत पर बिना छाया वाली जगह कितनी उपलब्ध है। ठीक है, तो पहले खपत की बात करते हैं। इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? क्या बिजली के बिल देखकर? बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पिछले 1 साल के बिजली के बिल निकालिए और देखिए कि आपने साल भर में कुल कितनी यूनिट बिजली इस्तेमाल की है। हमारे पास जो एक स्रोत है, उसमें एक बहुत ही सरल फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो फॉर्मूला? जैसा मैंने पहले बताया, ये माना जाता है कि पटना में 1 किलोवाट का सोलर पैनल 1 साल में औसतन 1550 यूनिट बिजली बनाता है। 1500 यूनिट? हाँ, तो बस अपनी कुल सालाना खपत को 1500 से भाग दे दीजिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितने किलोवाट के सिस्टम की जरूरत है। एक उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, जैसे एक स्रोत में उदाहरण दिया गया है, अगर किसी परिवार की साल भर की खपत 3590 यूनिट है, तो उसे 1500 से भाग देने पर आता है 2.39। मतलब उन्हें लगभग 2.5 किलोवाट के सिस्टम की जरूरत है। एकदम सही, 2.5 किलोवाट। ये तो काफी आसान है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, यानी छत पर उपलब्ध जगह। मान लीजिए मेरी जरूरत तो 3 किलोवाट की निकली, लेकिन मेरी छत पर उतनी जगह ही नहीं है, तब क्या होगा? तब जगह ही आपका फैसला तय करेगी। आप चाहकर भी जरूरत से बड़ा सिस्टम नहीं लगा सकते। कितनी जगह चाहिए होती है वैसे? एक मोटे अनुमान के तौर पर 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 108 वर्ग फुट की ऐसी जगह चाहिए जहां दिन भर सीधी धूप आती हो और कोई छाया ना पड़ती हो। हाँ, किसी पेड़ या पड़ोस की इमारत की छाया ना पड़ती हो। तो अगर आपकी जरूरत 3 किलोवाट की है, लेकिन छत पर सिर्फ 200 वर्ग फुट जगह है, तो आप 2 किलोवाट से बड़ा सिस्टम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तकनीक की। पटना जैसे शहर के मौसम के लिए, जहां कभी बहुत तेज धूप होती है तो कभी हफ्तों तक बादल छाए रहते हैं। हाँ, और बारिश भी होती है। बिल्कुल। तो क्या कोई खास तरह के पैनल ज्यादा कारगर होते हैं? हाँ बिल्कुल, तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। हमारे स्रोत खास तौर पर पटना के लिए मोनोपर्क हाफ कट पैनल्स की सलाह देते हैं। मोनोपर्क, ये नाम सुनने में थोड़ा जटिल है। ये बाकी पैनल से अलग कैसे हैं और पटना के लिए बेहतर क्यों है? मैं इसे सरल बनाता हूँ। इनकी 2 बड़ी खासियतें हैं। पहली, जैसा कि आपने कहा, बादल वाले मौसम में भी ये बिजली बनाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि तकनीक ऐसी है कि ये कम रोशनी में भी काम करते हैं, जबकि पुराने पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स सिर्फ तेज धूप में ही अच्छी बिजली बनाते थे। और दूसरी खासियत? दूसरी खासियत है कि ये कम जगह में ज्यादा बिजली बनाते हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो पटना की छोटी छतों और बदलते मौसम के लिए ये सबसे उपयुक्त तकनीक है। एकदम। और इनकी उम्र भी 25 साल से ज्यादा होती है। तो मतलब कम धूप में भी घर के पंखे बल्ब चलते रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उन दिनों का क्या, जब तेज धूप निकली हो, घर पर कोई है नहीं, एसी कूलर सब बंद है,
तब तो जरूरत से बहुत ज्यादा बिजली बन रही होगी, क्या वो बर्बाद हो जाती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे कहते हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग। और अच्छी खबर यह है कि ये सुविधा बिहार में उपलब्ध है। मैंने इसके बारे में सुना है। इसका मतलब है कि हम अपनी अतिरिक्त बिजली को बिजली विभाग को बेच सकते हैं। बेचना शायद सही शब्द ना हो, जमा करना ज्यादा सही है। जमा करना। हाँ, नेट मीटरिंग एक दो तरफा मीटर है। आपका मौजूदा मीटर सिर्फ ये हिसाब रखता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली। लेकिन नेट मीटर ये भी हिसाब रखता है कि आपने ग्रिड को कितनी बिजली वापस दी। अच्छा। तो दिन के समय जब आपके पैनल आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहे हैं, वो अतिरिक्त बिजली अपने आप ग्रिड में चली जाती है और आपके खाते में यूनिट्स के रूप में जमा हो जाती है। और रात में जब सोलर पैनल काम नहीं करते? रात में आप सामान्य तरीके से ग्रिड से बिजली लेते हैं। महीने के अंत में आपका बिजली विभाग हिसाब करता है आपने कुल कितनी यूनिट्स ग्रिड को दी और कितनी यूनिट्स ग्रिड से ली, और फिर अगर आपने दी ज्यादा और ली कम, तो बची हुई यूनिट्स आपके अगले महीने के बिल में क्रेडिट हो जाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों में जो अतिरिक्त बिजली बनेगी वो मेरे खाते में जमा हो जाएगी, और फिर मानसून या सर्दियों में जब धूप कम होती है तब गर्मियों की वो जमा की हुई क्रेडिट मेरे काम आएगी। आपने एकदम सही समझा। ये तो पूरे साल का हिसाब बराबर कर देता है। बिल्कुल। इसी गणित से आपका बिल शून्य या कई बार माइनस में भी चला जाता है। ये सिर्फ बिल बचाने की बात नहीं रही, ये अपनी छत को एक छोटे पावर स्टेशन और एक बिजली बैंक में बदलने जैसा हो गया। ये तो सच में गेम चेंजर है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही एक डर भी मन में आता है। क्या? बाजार में इतने सारे वेंडर और इंस्टॉलर हैं, कोई कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान और सर्विस मिल रही है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई सस्ते के चक्कर में ऐसा सिस्टम लगवा ले जो 5 साल में ही जवाब दे जाए। ये डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि सोलर सिस्टम एक लंबा निवेश है, 25 साल का। हाँ। हमारे स्रोतों में, खासकर एक गाइड में, कुछ मानक दिए गए हैं जिन्हें हर ग्राहक को जरूर जांचना चाहिए। मैं एक संक्षिप्त चेकलिस्ट बताता हूँ। हाँ, ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत मददगार होगी। सबसे पहले पैनल्स। ये पक्का करें कि पैनल MNRE यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मानकों के अनुरूप हों और उनकी कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी 17% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पैनल्स हो गए। और दूसरे नंबर पे है इन्वर्टर, जो पूरे सिस्टम का दिमाग है। उस पे कम से कम 5 साल की वारंटी जरूर होनी चाहिए और उसकी एफिशिएंसी 95% से ज्यादा हो। और वो ढांचा जिस पर पैनल लगे होते हैं, लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोचिए, उस ढांचे को 25 साल तक पटना की धूप, बारिश और आंधी झेलनी है। सही बात है। स्रोतों के अनुसार ये स्ट्रक्चर हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होना चाहिए ताकि उस पर जंग न लगे, और उसे कम से कम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा को झेलने लायक मजबूत होना चाहिए। 150 किलोमीटर प्रति घंटा? जी, इसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इंस्टॉलेशन के बाद की सर्विस का क्या एक बार सिस्टम लग गया तो वेंडर की जिम्मेदारी खत्म? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा वेंडर वही है जो इंस्टॉलेशन के बाद भी आपके साथ खड़ा रहे। उनसे पहले ही पूछें कि सर्विस की शर्तें क्या हैं। जैसे कि क्या वो सालाना रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे AMC कहते हैं, देते हैं? AMC जरूरी है क्योंकि पैनलों को अच्छी बिजली बनाने के लिए नियमित सफाई की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, एक अच्छा वेंडर आपको सब्सिडी आवेदन से लेकर नेट मीटरिंग की मंजूरी तक की पूरी कागजी कार्रवाई में मदद करेगा। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि सोलर पैनल सिर्फ बिजली बिल बचाने का एक तरीका नहीं, बल्कि सरकारी मदद से किया गया एक मुनाफे का सौदा है। बिल्कुल। ये पटना के लोगों को ऊर्जा के मामले में सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकता है। संदेश साफ है, सही जानकारी, सही तकनीक और सही योजना के साथ पटना का कोई भी घर अपनी छत को एक छोटे पावर प्लांट में बदल सकता है। हाँ, हमारे क्लाइंट थे बोरिंग रोड में। उन्होंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया। ओके। पहले कुछ महीने तो वो हर सुबह उठकर ऐप पर चेक करते थे कि आज कितनी बिजली बनी। एक बच्चे की तरह खुश होते होंगे। बिल्कुल। अब तो उनका बिल माइनस में आता है और वो बिजली विभाग से पैसे वापस लेते हैं। और इसी खुशी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ। आज हमने एक घर की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की बात की,
जरा सोचिए, अगर पटना की कोई पूरी कॉलोनी या सोसाइटी जैसे कंकड़बाग या आशियाना नगर की कोई हाउसिंग सोसाइटी मिलकर इस पहल को अपनाए तो क्या वे अपनी एक छोटी आत्मनिर्भर माइक्रोग्रिड नहीं बना सकते? ये सिर्फ पैसे बचाने से कहीं आगे की बात है। ये एक समुदाय के रूप में ऊर्जा के भविष्य को अपने हाथों में लेने जैसा होगा।